गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे जो हमारा ताम्र पाषाण काल है उस ताम्र पाषाण काल के बारे में। और हम जानेंगे कि जो ताम्र पाषाण काल है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में। और हम जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल जो है दोस्तों, उसको ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें दो तरह के आपके चीजें जो है वो पाई जाती है। दोस्तों, उसमें दो तरह की आपकी चीजें मिलती है। पहला आपका तांबा और दूसरा आपका पत्थर। यानी इसके अंदर तांबा भी मिलता है और पत्थर भी मिलता है। ये वो संस्कृति है, ये वो कल्चर है दोस्तों, जिसके अंदर आपका जो आपका पाषाण युग था, जो आपका पाषाण युग था अर्थात जो नव पाषाण युग था। जैसे नवपाषाण काल जो है उसके अंतिम में आप देखते हो कि जो पत्थर है उस पत्थर का भी प्रयोग होता है नवपाषाण काल में। बाद में आपका पशुपालन और कृषि उसमें आ जाता है। उसी नवपाषाण काल का फेज जैसे ही आपका समाप्त होता है, या उसका उत्तर नवपाषाण कह सकते हैं, वो आपका फेज होता है। वहीं से आपका क्या होता है, ताम्र जो पाषाण काल है उसकी शुरुआत होती है। अर्थात तांबा वहां से मिलना जो है वो आपका प्रारंभ होता है, और यहीं से ताम्र पाषाण काल की आपके शुरुआत होती है। तो इसी को हम पूरा के पूरा जानने का प्रयास करेंगे। इसमें ताम्र पाषाण जो कल्चर है हमारा उसको जानने का इस लेक्चर में प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि ताम्र पाषाण काल जो है, ये ताम्र पाषाण काल इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पाषाण यानी पत्थर जो है उसका और तांबे का दोनों का आपका प्रयोग होता है, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इस ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में आपका चैल्कोलिथिक जो है ये कहा जाता है। चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल इसको कहा जाता है। इसमें दो शब्द है, दो यूनानी शब्द है दोस्तों, जिनसे मिलके आपके चैल्कोलिथिक बना है। इसमें एक तो है आपका चैल्को और दूसरा है आपका लिथिक। चैल्को जो है वो आपके तांबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथिक जो है वो आपके पत्थर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तांबा प्लस पत्थर यानी ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, इसको कॉपर एज भी कहा जाता है, यानी तांबर काल भी इसको कहा जाता है। जब बात आती है कि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग कब किया गया, तो दोस्तों लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है वो आपका तांबे का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। अगर इसके कालक्रम की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर 5000 बीसी वर्ष पूर्व तांबे का प्रयोग किया गया, तो ये ताम्र पाषाण काल जो है वो आपका हड़प्पा काल के बाद ही इसको क्यों पढ़ते हैं। इतिहास के दृष्टिकोण के या इतिहास के कालक्रम के आधार पे इसका जो कालक्रम माना गया है वो दोस्त हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का माना गया है। तो ऐसा है क्यों, क्योंकि इसका काल जो है वो दोस्तों लगभग आपका 2400 से लेके 1200 बीसी तक का माना गया है। जबकि आप जानते हो कि हड़प्पा का जो काल था वो लगभग 3200 से लेके 1300 बीसी तक का माना गया है। अब ये देखिए कि इस 3200 से बाद का इसका कालक्रम 2400 है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से हम जो है इसका कालक्रम क्यों करते हैं, इसको जानने का दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, इस कालक्रम की मेन रीजन जो है वो यही है कि जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं वो सब साक्ष्य दोस्तों क्या बताते हैं कि इसका का जो कालक्रम है वो 2400 से लेके आपका 1200 बीसी तक का माना गया है। और इसी 2400 से लेके 1200 बीसी तक का माने जाने के कारण जो हड़प्पा का जो काल था, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, उसका कालक्रम 3200 से लेके 1300 तक था। उससे बाद का ये कालक्रम है। इसीलिए जब भी हम इतिहास के अंदर इस ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा के बाद में इस चैप्टर को हम इतिहास की पुस्तकों में भी बाद में देखेंगे। और इतिहास में जो आप पढ़ते हो तो उस टाइम भी क्या होता है कि आप इसको बाद में इसको रीडिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं ये ताम्र पाषाण काल जो है वो ये कालक्रम के हिसाब से इसमें बाद में रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ तक जो कालक्रम और नाम के संबंध में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं कि नव पाषाण काल जो है उसकी समाप्ति के बाद जो भारत वर्ष जिसको कहा जाता था, यानी भारत ही है, इस भारत के भिन्न भिन्न जो आपके क्षेत्र थे, अलग अलग जो आपके क्षेत्र थे,
इसमें इस प्रकार की संस्कृति जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे नवपाषाण काल का अंत होता है तो ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है, और उस ताम्र पाषाण काल के भारत जो था उसके अलग अलग जो रीजन थे, अलग अलग जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये हमें ताम्र पाषाण काल जो है वो हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्षेत्र, बल्कि अलग अलग क्षेत्र होंगे जिनके बारे में इसी लेक्चर में हम आगे जाके बात करें। दोस्तों, कि जहां आपकी सिंधु सरस्वती नदी घाटियों में, सिंधु और सरस्वती जो नदी घाटी थी, इस नदी घाटी में दोस्तों क्रमशः एक पूर्ण विकसित नगर सभ्यता को विकसित होते हुए हम पाते हैं। कि जहां एक और जो सिंधु और सरस्वती है, इस सिंधु सरस्वती के अंदर आपकी क्या है कि एक पूर्ण नगर नगर यानी आईवीसी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो संस्कृति पनप रही थी, वो कल्चर जो था उसका आपका विकास हो रहा था, नगरीकरण हो रहा था इसी कालक्रम में आपका। वहीं देखें तो दूसरी ओर अन्य भूभागों में एक अत्यंत भिन्न तरह की संस्कृति विकसित हुए होते हुए हम पाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि सेम कालक्रम आप देखेंगे कि लगभग 3200 जो है इससे लेके और 1300 तक का ये कालक्रम मैंने आपको बताया था, 1300 बीसी तक का ये किसका था, हड़प्पा का था, ये हड़प्पा का था। इसी कालक्रम में हम देखेंगे कि लगभग 2400 से लेके और 1200 जो है ये कालक्रम किसका है, आपका ताम्र पाषाण काल का। तो ये आप देखिए कि इसमें 2400 से लेके और इस कालक्रम तक के बीच का, अगर 3200 से लेके 2400 तक जो है, ये 3200 से लेके आपका क्या है 2400, ये मैं थोड़ा सा इसको आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे 3200 ईसा पूर्व जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जो है वो 1300 ईसा पूर्व। और इस जो हड़प्पा काल था इसमें 3 काल आपने पढ़े, हमने बताए थे आपको, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा जिसको नगरीय हड़प्पा कहा जाता है, और उसके बाद आएगा उत्तर हड़प्पा। तो इसके अलग अलग ये 3 भागों में आपका डिवाइड होगा। ये तो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका टाइमलाइन है, ये हड़प्पा का टाइमलाइन है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिएगा कि ये टाइमलाइन जो है ये किसका है आपका, ये 2400 से लेके 1200 जो है, हाँ मान लो 2400 आपका, तो ये 2400 से लेके 1200 जो है ये किसका है, ताम्र पाषाण काल का है। अब ये लाइन आपको क्या कहती है, ये लाइन आपको दोस्तों ये कहती है कि सिंधु और सरस्वती जो नदी थी उसके भूभागों में एक ऐसी संस्कृति आपकी विकसित हो रही थी, एक ऐसा कल्चर आपका डेवलप हो रहा था जो आपका क्या था कि नगरीकरण था। अर्थात इसी ये जो टाइमलाइन है ये सेम टाइमलाइन है दोस्तों, आप देखिएगा कि यहाँ से लेके ये सेम टाइमलाइन है, और इसी टाइमलाइन में यहाँ तो क्या हो रहा था, आपका नगरीकरण हो रहा था, ऊपर वाली लाइन की बात करें हड़प्पा में। और ये इस टाइमलाइन के अंदर क्या हो रहा था, आपके ताम्र पाषाण काल टाइप की एक अलग थी। एक तरफ आप देखोगे कि नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे लोग तांबे का और पाषाणों का भी अभी तक जो है वो आपका उपयोग कर रहे हैं। तो ये लाइन यही बताती है कि दो संस्कृतियां जो है वो 2400 से लेके 1200 तक एक साथ चली थी, जो दोनों ही संस्कृति अपने आप में क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी। अब यहाँ पे दोस्तों ये मैप है, और इस मैप के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए कि ताम्र पाषाण काल जो संस्कृति है या ताम्र जो संचय स्थल है, वो आप देखिए कि यहाँ से लेके लगभग पूरे भारत में जो है वो आपका ये संस्कृति आपको दिखाई देती है। ये लगभग आपको पूरा जो भारत है उस पूरे भारत में दोस्तों आपको दिखाई देती है। जिसमें मुख्य मुख्य बात करें तो जैसे झुकर है, पाटन है, आपका चंदौली है, ईमान गांव है, दाइमाबाद है, महेश्वर है, गिलुंद है, आहार जो राजस्थान के अंदर स्थित है, बालासुर, गणेश्वर और जोधपुरा, और नोहे जो है ये राजस्थान के अंदर है। तो ऐसे महिष दल है, आपका डीबी है, चिरांद है, ये अंतरजी खेड़ा यूपी के अंदर है। ये हम इनके डिटेल में एक एक के आगे जाके जो मुख्य स्थल है उसकी बात करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा आपको जो है यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं और हमने देखते हैं, आप देखिए कि केवल दक्षिणी जो भारत है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर छोड़ देंगे तो पूरे भारत के अंदर चाहे उत्तरी भाग की बात करें, चाहे दक्षिणी की, पश्चिम की और पूर्व की बात करें, हम सभी जगह जो है ये ताम्र पाषाण काल संस्कृति जो है वो आपकी डेवलप होती हुई 2400 से लेके 1200 के काल में दिखाई दी।
अब दोस्तों देखिए, ताम्र पाषाण काल के युग के जो लोग थे, वो ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वो आपके, वो क्या करते थे कि पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। और पत्थर और तांबे की जो वस्तुएं थी, पत्थर प्लस आपका तांबा था। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा ये कांसे का यानी ब्रोंज का भी यूज करते थे। जो ब्रोंज, जो कांस्य युगीन सभ्यता है वो क्या है, आपकी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसको कांस्य युगीन यानी ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये भी क्या करते थे ब्रोंज का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हड़प्पा जो था वहां पे अगर ब्रोंज है, यहाँ वहां पे अगर कांस्य है, तो आपको अलग स्थानों पे भी वो देखने को मिलेगा। तो ये कहते कि ये लो ग्रेड तांबे का जो है कांसा उसका प्रयोग करते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने की संभावना जो है वो है कि ऐसा कौन सा धातु जिसका यूज आपके ताम्र पाषाण काल के लोग करते थे, जो तांबे और पाषाण के अलावा ऐसा कौन सा धातु है। तो कांस्य है, और कांस्य में भी कौन सा है आपका दोस्तों, लो ग्रेड का कांस्य जो है वो यूज करते हैं। अब दोस्तों देखिए कि इन सभी जो संस्कृति थी, ये जो सभी संस्कृति थी जब जो अलग अलग स्थानों पे आपकी पाई गई है, इनमें कॉमन एक विशेषता ही आपको दिखाई देगी इस ताम्र पाषाण संस्कृति या कल्चर। वो क्या थी, एक तो ये क्या थे कि लाल रंग और काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे, लाल रंग और काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे, उन चित्रित यानी वो मिट्टी के आपके बर्तन होते थे दोस्तों, उस पर क्या होते थे, कोई ना कोई चित्र होते थे। उन काले और लाल रंग के मिट्टी के जो बर्तन होते थे चित्रित, उनका प्रयोग करते थे। पहली विशेषता तो ये है दोस्तों इसमें। दूसरा इसके स्किप सिक्त स्फटिक जो है और चकमक जैसे पत्थरों के नाम है दोस्तों ये। सिकित स्फटिक और चकमक जो पत्थर है यानी चरट जिसको कहा जाता है, और इसे चेल्सडेनी कहा जाता है, इसे चेल्सडेनी भी कहते हैं, चेल्सडेनी। और इसे जो है चकमक यानी चरट कहा जाता है। इन दो पत्थरों का ये प्रयोग करते थे। और फलक यानी ब्लेड और सलक यानी फ्लैग बनाने का उद्योग है, यानी पत्थर, हम देखें पत्थर यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, तो पत्थर के कुछ औजार बनाए जाते थे, इसलिए इन पत्थरों का चरट और चेल्सडेनी जो है ये मिलते थे। इसके साथ साथ फलक और सलक के जो उदाहरण है या जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। तांबे के उपकरण और पत्थर के उपकरण यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ साथ लो ग्रेड जो आपका कांस्य था, लो ग्रेड जो आपका ब्रोंज था, उसके भी साक्ष्य या उपकरण मिलते हैं। जीवन निर्वाह के लिए दोस्तों कृषि और पशुपालन करते थे, इसके साथ शिकार करने का और मछली पकड़ने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। ये संस्कृति है ताम्र पाषाण संस्कृति, और सबसे बड़ी विशेषता आप देखिए कि यह जो ताम्र पाषाण संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। गांव में लोग जो है वो समुदाय बना के रहते थे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भारत जो था उसमें उस टाइम पीरियड में दो संस्कृति थी जो अपने आप में डिफरेंट थी। पहली संस्कृति जिसको आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो संस्कृति थी वो क्या थी, नगरीकरण संस्कृति थी जिसमें आपका कांसे का प्रयोग हो रहा था। दूसरी जो तांबे और पत्थर का प्रयोग हो रहा था वो किस टाइप की संस्कृति थी, आपकी ग्रामीण संस्कृति थी, रूरल टाइप की संस्कृति थी। तो भारत के अंदर उस टाइम में दो संस्कृति थी, एक अर्बन यानी शहरी जो आपकी आईवीसी थी, और दूसरी रूरल यानी ग्रामीण जो आपकी ताम्र पाषाण संस्कृति थी। तो भारत के अंदर उस टाइम पीरियड में आपकी दो संस्कृति आपको एक साथ दिखाई देगी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आगे कि भारत में जो तांबर है उसके संग्रह केंद्रों में जो तांबर संग्रह केंद्रों में आपको मुख्य मुख्य तांबे की चीजें जो मिली है, जैसे हमने इससे पहले ओसीपी कल्चर की बात की थी, उसमें भी कुछ विशेष आपको तस्तरी मिली, प्लेटें मिली। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे दोस्तों एक तो मानव आकृतियां मिली है यानी मानव आकृति। आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो है, इस प्रकार से कुछ मानव जो है वो इसकी आकृति मिली है। इस प्रकार की जो तांबे की मानव आकृति मिली है, मानव बने हुए मिले हैं, उसको हम मानव आकृति कहते हैं। दूसरा इसमें एंटीना वाले जो है तलवार मिले हैं, कि कुछ तो आपके इस तरीके से तलवार मिले हैं। इसी प्रकार से कांटेदार बच्चियां मिली है। और राजस्थान के तांबर संग्रह जो है वहां से लंबे चौड़े आपके पूरा कुठार की प्रमुखता मिली है। तो कुल मिला के देखें तो इसमें
तांबे से बनी हुई दोस्तों वस्तु है जिसमें मानव आकृति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के हथियार और छुरियां जो है उसका निर्माण किया गया है। वो साक्ष्य हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं, इसी ताम्रकालीन संस्कृति से प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न विभिन्न आपके स्थल है, जो प्लेसेस है वहां से आपके मिलते हैं। अब दूसरी जो इसमें विशेषता है दोस्तों कि इस काल के लोग जो थे उनमें किसी लिपि का ज्ञान नहीं। वो क्या थे, आपके अनपढ़ लोग थे। अनपढ़ लोग थे और यही रीजन है कि ग्रामीण संस्कृति यहाँ पे विद्यमान थी। यहाँ पे शव जो था उसकी 3 विधियां थी दोस्तों। कोई मरता था व्यक्ति तो उसको शव जो था उसको समाधान की 3 विधियां थी। पहले आंशिक समाधान, यानी कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको अध जला छोड़ दिया जाता था। अध जला का मतलब कि पहले उसको क्या किया जाता था कि थोड़ा बहुत जला दिया जाता था और बाद में उसके जो अवशेष बचते थे उसको किसी पशु या पक्षी को खाने के लिए छोड़ देते थे। और जो पूर्ण समाधान है उसमें क्या होता था कि पूर्ण रूप से उसको जलाया जाता था। और तीसरा जो है कि किसी व्यक्ति को ना तो आंशिक समाधान किया जाता ना उसका पूर्ण समाधान किया जाता, यदि जलाया नहीं जाता था, केवल उसको जमीन में गाड़ देते थे। तो ये 3 प्रकार की जो है यहाँ पे समाधान की विधियां है दोस्तों वो प्रचलित थी। ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो आपकी, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे भारत में पाई गई है, तो ये आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आपके गुजरात में और महाराष्ट्र जो है इनके अर्ध शुष्क जो भूभाग है, अर्ध शुष्क भूभाग जो है ये आप देखिए कि जो लगभग आधे सूखे हुए जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा की थोड़ी बहुत कमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाई गई थी। और यहाँ पे क्या होती थी, मुख्य रूप से काली मिट्टी होती थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति है दोस्तों वो आपकी शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र या जो आर्द्र क्षेत्र है इसमें से किस क्षेत्र में पाई गई है, तो आपकी अर्ध शुष्क भूभाग जो है वहां पे पाई गई है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मिट्टी के प्रकार की बात करें तो काली मिट्टी यहाँ पे सभी जो संस्कृति के स्थल है वहां पे मुख्य रूप से पाई गई है। अब दोस्तों इसमें आगे देखिए कि अब बात आती है कि ताम्र भंडार संस्कृति के संबंध में प्रथम वस्तु यानी तांबे मत्स्य भाला जो है सबसे पहले क्या मिला था कि इस धातु को या इस स्थलों को खोजा गया तो उसमें सबसे पहले आपका क्या मिला था, सबसे पहले मिला था तांबे का बना हुआ भाला। और ये 1822 में आपका कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले कब मिला था, 1822 में तांबे का भाला मिला था। और ये कहां पे मिला था, ये कानपुर के बिठूर नामक स्थान से मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो है तांबे का सबसे पहले जो है ये मिला था 1822 में। तांबे का भाला मिला था। वस्तु के रूप में बात करें, स्थान के रूप में बात करें तो कानपुर के बिठूर जो है यहाँ से इसके प्राप्ति हमें दिखाई देती है। अब दोस्तों अगर बात करें कि ताम्र पाषाण काल जो है उसमें अब तब से लेके जब से तांबे का भाला कानपुर बिठार से मिला है अब तक जो है वो 85 विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1000 ताम्र वस्तु जो है वहां से मिली है। इसमें टोटल मिला के आपकी 85 जो है वो क्षेत्र में खोज की जा चुकी है ताम्र पाषाण में, और लगभग आपके 1000 से अधिक जो है वो क्या मिली है, ताम्र वस्तुएं मिली है। यानी तांबे के साक्ष्य जो है वो 85 स्थानों से अगर बात करें तो लगभग आपके 1000 के आसपास तांबे के साक्ष्य जो है, चाहे वो औजार के रूप में मिले, चाहे वो मानव आकृतियों के रूप में मिले या किसी और रूप में मिले, आपके कहीं ना कहीं यहाँ से मिले हैं। अगर मुख्य रूप से दोस्तों बात करें तो मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर आपके 5 स्थल है, हरियाणा के अंदर आपके 5 स्थल है। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो 6 स्थल है, और उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर बात करें तो 33 क्षेत्र है। और इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 19 क्षेत्र आपके, और उड़ीसा जो है यहाँ पे 6 क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश की बात करूं एमपी की मैं तो 7 है, सॉरी मध्य प्रदेश में 8 है, उड़ीसा में आपके 7 है, और पश्चिमी बंगाल जो है वहां से 6 मिले हैं, और बिहार में मिले हैं आपके 19, और कर्नाटका में आपका 1 मिला है। तो आप देखिए कि इसके अंदर सबसे
जो स्थल है वो सबसे अधिक किस राज्य के अंदर मिले हैं दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश के अंदर 33 जो है वो आपके मिले हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो कर्नाटका के अंदर आपका ओनली 1 मिला है। तो कई बार इसके संबंध में भी पूछ लिया जाता है कि तांबर पाषाण संस्कृति में आपके सबसे ज्यादा स्थल जो है वो किस स्टेट से मिले हैं? तो 33 जो है यूपी से, और सबसे कम घास से मिले हैं कर्नाटका से, जो आपका 1 मिला है। अब इनकी बात ये भी की जाती है कि गुजरात और एमपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश जो है, यहां से भी क्या मिले हैं? तांबे के साक्ष्य मिले हैं। तांबर जो है ये भंडार क्षेत्र मिले हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश और गुजरात के विषय में दोस्तों पूरी जानकारी हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसके संबंध में सही और स्टिक जो संख्या है कि कितने क्षेत्र है उसकी जानकारी नहीं दे सकते। अब दोस्तों देखिए यहाँ से आपका क्या मिला है। यहाँ से अगर बात करें तो तांबे के उपकरण में कांटेदार जो पर्ची है वो मिली है आपकी। और भारत में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी जो है, उसमें मैंने पहले ही बताया था उत्तर प्रदेश के जो बिठूर या बिदूर नामक जो स्थान था, वहां से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। और उसमें क्या मिला है आपको? उसमें कांटेदार पर्ची मिली है। और अभी तक विभिन्न जो स्थल है उससे 1300 से अधिक जो है वो आपके तांबर उपकरण प्राप्त हुए। अधिकांश जो उपकरण है, उपकरण संग्रह में मिले हैं। यानी तांबर जो काल है, उस तांबर काल में दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक हथियार यहाँ से मिला, 2 हथियार जो 5 से मिले, उसमें क्या हुआ? संग्रह के रूप में उसका 10, 20, 30, 50, 100 जो है संग्रह मिला है। और कहीं कहीं तो ये संख्या जो है वो बहुत ज्यादा मिली आपको। तो ताम्र पाषाण में इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे जो भी हथियार या जो भी आपका औजार या जो भी आपके साक्ष्य मिले हैं, वो क्या है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगह मिले हैं। ऊपरी गंगा घाटी जो है, घाटी से बंगाल और उड़ीसा जो है उसके मध्य लगभग आपके 90 स्थल, जो आपके ऊपरी गंगा घाटी जो है और बंगाल और उड़ीसा के मध्य आपके लगभग कितने स्थल दोस्तों? 90 जो स्थल है, वहां से तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। हरियाणा की बात करूं मैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की हम बात करें, और इसके साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु से भी आपके जो साक्ष्य है वो मिले हैं। और तांबर उप संग्रह से प्राप्त उपकरण प्राय जो है वो किससे संबंधित थे दोस्तों? आखेट से संबंधित। आखेट यानी शिकार जो है, शिकार करने के जो साक्ष्य है या शिकार करने के जो औजार है, वो मुख्य रूप से ताम्र पाषाण संस्कृति से हमें मिलते हैं, यहाँ से वो दिखाई देते हैं। अब ये ताम्र पाषाण जो है वो संस्कृति का मुख्य केंद्र दोस्तों कौन था? तो आपका दोआब जो क्षेत्र है, ये दोआब गंगा यमुना वाला, यहाँ पे मुख्य रूप से ये इसका कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आईवीसी यानी हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंदर मुख्य जो क्षेत्र था, जो आपका डोमेन क्षेत्र था, वो कौन सा था? हड़प्पा था। उसी प्रकार से ताम्र पाषाण संस्कृति का डोमेन रीजन जो है, डोमेन रीजन है, ये क्या है? दोआब है। ये दोआब जो क्षेत्र है यह मुख्य क्षेत्र है। और इसीलिए आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 33 जो है वो इस ताम्र पाषाण संस्कृति के क्षेत्र जो आपको मिलते हैं, यहाँ से दिखाई देते हैं या यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी अगर ताम्र निधि की बात की जाए दोस्तों, सबसे बड़ी अगर ताम्र निधि जो है, ये विधि नहीं आपका निधि है, निधि की बात की जाए तो ये एमपी के गुनेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुई। ये एमपी के गुनेरिया जो है, एमपी का गुनेरिया, इस गुनेरिया से सबसे बड़ी आपकी क्या मिली है? ताम्र निधि मिली है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपका रिपीट होता है कि ताम्र पाषाण काल में सबसे बड़ी जो ताम्र निधि मिली है वो कहाँ से मिली है? वो एमपी मध्य प्रदेश के गुलेरिया नामक स्थान से आपकी मिली है। यहाँ से लगभग आपकी 424 तांबे की वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस ताम्र पाषाण काल में जो भी आपके साक्ष्य मिले हैं वो क्या है कि ब्लक के अंदर मिलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। आप देखेंगे 424 ताम्र वस्तुएं जो है वो एक ही स्थान से गुनेरिया एमपी से हुई है। और ये स्थल जो है वो इस ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से तांबे के साथ साथ 102 आपकी चांदी की वस्तुएं भी हुई है। तांबर संग्रह में सबसे रहस्यमय उत्पादन जो है तांबे की बनी मानव आकृतियां हैं।
कि यहाँ पे मानव की आकृतियां जो थी वो दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले जो खोज की गई थी वो कहाँ पे 1822 बिठूर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कानपुर जिले के अंदर स्थित है बिठूर, वहां से। और लगभग जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर 33 ऐसे स्थल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जहां से ताम्र निधियां मिली है। ताम्र निधि सबसे बड़ी आपकी कहाँ पे मिली है? एमपी के अंदर। एमपी के अंदर गुनेरिया नामक स्थान है जहां से 424 आपकी तांबे की साक्ष्य मिली है, जिसमें आपके मानव आकृतियां मिलना भी सबसे बड़ा रहस्यमय जो है वो माना गया है। इसके साथ 102 आपकी चांदी की जो वस्तुएं हैं वो भी मिली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उसके बारे में दोस्तों बात की। ताम्र पाषाण जो है उस संस्कृति को समझा, और ताम्र पाषाण संस्कृति जो थी वो मुख्य रूप से आपकी ग्रामीण संस्कृति थी, ये भी हमने जाना था। लिपि का ज्ञान नहीं था, उसमें चर्ट और आपके चैलिसडेरी जैसे पत्थरों का प्रयोग होता था, और इसके अंदर जो है वो मुख्य रूप से शिकार और आपका कृषि और पशुपालन जो है वो किया जाता था। तो ये बेसिक सा एक नॉलेज था ताम्र पाषाण संस्कृति का, वो हमने जानने का प्रयास किया। अब दोस्तों आते हैं हम प्रमुख जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो किस किस स्टेट में पाई जाती है और उसके कालक्रम के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम ताम्र पाषाण संस्कृतियों की, तो ताम्र पाषाण जो संस्कृति है आपकी, ये अगर इसके कालक्रम को देखें तो जैसे कायथा संस्कृति है, ये कायथा जो संस्कृति है आप देखोगे कि इस संस्कृति के अंदर दोस्तों एक विशेष बात यह है कि हमने देखा था कि जितनी भी प्राचीन हमारी संस्कृतियां थी, कल्चर जो थी, वो मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने सिविलाइजेशन की बात की थी। तो ये भी क्या है, आपका एक सिविलाइजेशन ही है। तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि जो भी सिविलाइजेशन आपका हुआ है विश्व के अंदर या भारत के अंदर, वो सभी सिविलाइजेशन क्या हुए, नदी घाटियों के आसपास हुए हैं। जिसमें क्या होता था कि एक तो कृषि की उत्पादकता अधिक होती थी, और दूसरी वहां पे पानी जो है वो सुलभ उपलब्ध होने के कारण कृषि उत्पादकता है वो अच्छी होती थी। नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी, नई नई मिट्टी लाई जाती थी, जिससे आपका क्या था कि जो कृषि उत्पादकता है वो बढ़ती थी। जानवर और पशुओं के जानवर, पशु और मनुष्यों के लिए पीने का पानी सुलभता से उपलब्ध हो जाता था, और इसके साथ साथ वो सिंचाई वगैरह भी वहां से कर सकते थे। तो ये सब चीजें होने के कारण कोई भी सभ्यता है, कोई भी सिविलाइजेशन है, वो आपके नदी घाटी के आसपास ही बेसिकली आपको दिखाई देगा। अब यही बात जो है इस सभ्यता के इस जो आपका काल है ताम्र पाषाण काल, उसके ऊपर लागू होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कायथा जो संस्कृति है वो उसका काल 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का है। ये कहाँ पे, आपकी चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास है। तो इस ये कहाँ पे, चंबल नदी के किनारे है। यही बात मैंने बताई कि नदी या घाटियों के किनारे ही आपको मिलेगी। दूसरी दोस्तों बात करें तो मालवा संस्कृति, ये 1700 से लेके 1200 है। ये नर्मदा नदी क्षेत्र है। आहड़ संस्कृति जो राजस्थान के 2100 से 1500, ये आपकी बनास नदी के अंदर है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र से रिलेट करती है 1400 से 700। गणेश्वर ये राजस्थान की है 2800 से लेके 2200। कांतली नदी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर है, वो दक्षिणी पूर्वी अंदर थी, ये उत्तरी पूर्वी। सवालदा संस्कृति यानी 2300 से 34, ये महाराष्ट्र का धूलिया है। और रंगपुर संस्कृति यानी 1700 से 1400 गुजरात का है। इसी प्रकार से प्रभास संस्कृति यानी 1800 से 1200 और गुजरात का है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें 3-4 स्टेट आपको दिखेंगे, एमपी और आपका राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात। ये जो है ये आपको स्टेट मुख्य रूप से इसमें दिखेंगे। अब दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं। पहली आती है आपकी कायथा संस्कृति, और कायथा जो संस्कृति है उसकी बात करें उससे पहले हमारे लिए उसका टाइम लाइन जानना बहुत जरूरी है कि ये जो संस्कृति थी ये कहाँ पे स्थित थी, इसका टाइम लाइन क्या था। दोस्तों कायथा जो संस्कृति है उसका टाइम लाइन था 200 बीसी से लेके 1800 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा कह लीजिए या ईसा पूर्व कह लीजिए। ये आपकी कायथा जो थी वो एमपी में थी। एमपी में कहाँ पे दोस्तों, उज्जैन के अंदर स्थित है। उज्जैन में जो आपकी छोटी काली सिंध नदी थी उस पे ये स्थित थी कायथा। और कायथा का उत्खनन जो है, कायथा नामक स्थान का जो, या कायथा संस्कृति का उत्खनन जो है वो आपका 1965 से 1966 में वाकनर ने किया था। ये वाकनर
जो है इसने 1965 से 66 में आपकी कायथा जो संस्कृति थी, कायथा जो कल्चर था उसका उत्खनन करते हैं। मालवा संस्कृति का ये प्रमुख स्थल माना जाता है और ये क्वेश्चन आपका बार-बार जो है वो एग्जाम में आता है कि मालवा संस्कृति का सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है वो आपका कौन-सा माना जाता है? तो आपका यही कायथा संस्कृति जिसकी खोज 1965 और 66 में आपकी की थी। कायथा में आपके प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पातर जो संस्कृति है उसका प्रभाव दिखाई देता है। मीन्स प्राक जो हड़प्पा है, पहली हड़प्पन जो चरण है उसका, और जो नगरीकरण है उसका, और उसके बाद उत्तर, यानी इस पूरी के पूरी एक टाइमलाइन जो है उसका प्रभाव आपका इस कल्चर के अंदर दिखाई देता है। कायथा संस्कृति प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृति है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि इसके अंदर इन तीनों फेज का जो है आपका प्रभाव दिखाई देता है, तो इसको क्या माना जाएगा? प्राचीनतम संस्कृति जो है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से हाहेड़, मालवा और जोरवे आता है। अगर कालक्रम की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी? कायथा संस्कृति, उसके बाद में आपकी आहड़ जो राजस्थान के अंदर है, मालवा नवाद टोली यानी गुजरात के सॉरी एमपी के अंदर है, और जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये इसमें 1 2 3 4 6 5 6 इस क्रम में ये आपकी अरेंज की जाएगी। कायथा संस्कृति से मिला क्या क्या था दोस्तों? तो कायथा जो है, यहाँ पे कायथा के अंदर एक घर से हमें 29 जो है कंगन मिले थे तथा 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियां मिली थी। यहाँ पे एक बर्तन में शेल खड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनके जो है वो मिले थे। मालवा तथा मध्य भारत की कायथा यानी उज्जैन और एरण सागर मध्य प्रदेश की बस्तियां जो है ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती है, जो क्या थी? किलेबंद थी। पश्चिम महाराष्ट्र की बस्तियां जो है वो बाद की मालूम होती है। तो कुल मिला के हम कायथा की बात करें, एमपी में थी, 1965 और 66 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो संस्कृति थी ये आपकी मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल था, और ये जो संस्कृति है ताम्रपाषाण की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से मानी जाती है। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों दूसरी आ जाइए आप मालवा संस्कृति, और जिसका कालक्रम आपका 1700 से लेके 1200 ईसा पूर्व के अंदर माना जाता है। मालवा जो संस्कृति है दोस्तों वो क्या मानी जाती है? हाहेड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी मानी जाती है, कि पहले आपकी कायथा आई, फिर आपकी आहड़ आई, और फिर आहड़ के बाद जो है वो कौन सी आएगी? आपकी ये मालवा संस्कृति, इसलिए इसको उत्तराधिकारी माना जाता है। जैसे एक पिता के बाद में उसके पुत्र को माना जाता है, उसी प्रकार से ताम्रपाषाण संस्कृति में अगर बात करें दोस्तों हम, तो ताम्रपाषाण संस्कृति में आपकी मालवा संस्कृति जो है वो हाहेड़ के बाद आने के कारण इसको उत्तराधिकारी माना गया। अब मालवा संस्कृति जो है उसमें क्या क्या मिला वो हम जान लेते हैं दोस्तों। मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता मालवा मर्द भांड है। यहाँ पे मालवा जो मर्द भांड है ये इसके मुख्य है, जो कि समस्त ताम्रपाषाणी मर्द भांडों में सर्वाधिक उत्कीर्ण है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे उत्कीर्ण, सबसे उत्कृष्ट उत्कीर्ण जो है वाले बागफाड़ आपके कहां से मिले हैं? तो वो मालवा संस्कृति से मिले हैं पूरे ताम्रपाषाण काल के। मालवा से यहाँ पे चरखे भी मिले हैं दोस्तों, और तकलियां यहाँ से मिली है। और मालवा संस्कृति के लोग जो है वो कहा जाता है कि चरखे कताई और बुनाई से परिचित है, इसीलिए यहाँ पे चरखे और तकलियां जो है वो मिलती है। सबसे बड़ी निधि की बात की थी हमने पहले भी आपको, कि एमपी और एमपी के अंदर गुनेरिया जो स्थान है वहां से मिले थे, तो वो भी आपकी मालवा संस्कृति के अंदर ही मिली है। मालवा संस्कृति जो है दोस्तों मध्य भारत के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीपीय जो है क्षेत्र उसमें मौजूद थी। और मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण संस्कृतों से संस्कृत जो साक्ष्य है या स्थल जो है उनसे भरा पड़ा है, कि मालवा क्षेत्र के अंदर आपके बहुत ज्यादा आपके ताम्रपाषाण काल के स्थल जो है वो दोस्तों हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें तो माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवादोटोली और नारंदी आदि इसके प्रमुख जो स्थल है। ये स्थल किसमें शामिल है? आपके मालवा संस्कृति में। कई बार इन स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल जो है वो मालवा से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवादोटोली और नारंदी जो है इसके प्रमुख स्थल थे। मालवा संस्कृति के बारे में जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नवातोली और माहेश्वर जो है ये मुख्य स्थल है, और यहीं से इस संस्कृति की जानकारी मिलती है।
नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवाद टोली जो है वो मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि है। जैसे ही मालवा संस्कृति आपकी खत्म होती है तो आपकी नवाद जो टोली है वो उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, जिस प्रकार से मालवा संस्कृति ने हाहेड़ संस्कृति के उत्तराधिकारी के रूप में काम किया था। अब ये नवादो जो टोली है इसका उत्खनन दोस्तों दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवाज जो टोली है उससे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाण युगीन ग्राम स्थल है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा स्थल जिसका खोज जो है या उत्खनन जो है एक्सक्लेवेशन जो है वो आपका सांकलिया के द्वारा किया गया था। और वो सांकलिया ने सबसे बड़ा उत्खनन जो है वो कहाँ पे किया गया था, वो यही नवादा टोली जो है इसमें किया था। इसमें एक ग्राम था, उस गांव का इन्होंने सबसे बड़ा उत्खनन इस ताम्रपाषाण काल का किया था। नवादा टोली के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसमें लगभग आपके सभी प्रकार के अनाज है उनके साक्ष्य मिले हैं और भारत के किसी भी अन्य स्तर से इतने अनाज के साक्ष्य नहीं मिले जितने कि आपके नवादा टोली से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा अनाज के जो साक्ष्य है वो किस जो ताम्रपाषाण स्थल से मिले हैं आपके, तो नवादा टोली से मिले हैं। नवादा टोली के अंदर चित्रित आपके काले और लाल मार्तफांड है वो भी मिले हैं और विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मार्तफांड है वो भी दोस्तों देखने को मिलते हैं, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया मालवा मार्तफांड की संज्ञा इनको दी गई है। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण आती है वो आती है बनास संस्कृति, बनास घाटी संस्कृति यानी हाहेड़ संस्कृति, और जो आरपीएससी राजस्थान से रिलेट करते हैं। उनके लिए दोस्तों आपका ये हम बात कर रहे थे अभी बनास संस्कृति की, और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है बीच में आपका कुछ वॉइस की प्रॉब्लम थी। इन्होंने सबसे बड़ा उत्खनन अभी जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि आहेड़ जो संस्कृति है, और अगर आप आरपीएससी
ग्रेड फर्स्ट की या कॉलेज प्रोफेसर आरपीएससी से तैयारी कर रहे हैं तो ये बनास घाटी यानी हाहड़ जो संस्कृति है ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है आपके लिए काफी जो है आपके इम्पोर्टेंट है, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है अगर राजस्थान से संबंधित आपका एग्जाम है तो। देखिए बनास नदी घाटी जो है वो ताम्र पाषाण संस्कृति का आपका क्या है, बनास नदी घाटी या ताम्र पाषाण संस्कृति का ये मुख्य स्थल माना जाता है और जिसको आहेड़ यानी गिलुंद जो है यानी मरमी और बालाथल ये सभी जो स्थल है वो किस में आते हैं, आहेड़ संस्कृति में आते हैं। ये संपूर्ण सभ्यता जो है वो बनास नदी घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। ये सभी स्थल जो है दोस्तों आहेड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल है, ये बनास नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसका कॉमन नेम जो है वो दोस्तों क्या कर दिया, बनास संस्कृति या बनास कल्चर कहा गया। आहेड़ सभ्यता है वो क्या है आपकी ग्रामीण संस्कृति है और यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग जो है वो काला और लाल होने के कारण इन्हें काले लाल मर्दभांड संस्कृति यानी ब्लैक एंड रेड वेयर जो है BRWC भी कहा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों आहेड़। आहेड़ जो है वो आपकी इसका कालक्रम है 2100 से लेके 1500 तक का, इसका कालक्रम है वो आपका 2100 से लेके 1500 तक का है और इस ये जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। बेड़च नदी है जो है वो उदयपुर की निकट गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बिगोद के पास बनास नदी में मिल जाती है। उदय सागर तक बेड़च नदी को आहेड़ यानी आहेड़ नदी के नाम से जाना जाता है और इसी कारण इस संस्कृति को, इस कल्चर को दोस्तों आहेड़ संस्कृति या आहेड़ ताम्रपाषाण कल्चर कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए कि इस आहेड़ को आघाटपुर या आघाट दुर्ग अथवा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ये उपनाम है इसके। ये क्या है, ये उपनाम है इस संस्कृति के। आहेड़ का प्राचीन नाम दोस्तों ताम्रवती भी है और ताम्रवती से आपको पता चला होगा कि यहाँ पे तांबे की प्रधानता थी या तांबा वाली जगह भी कहा जाता है। यहाँ पे आहेड़ जो है वहां से तांबे के बहुत ज्यादा साक्ष्य हमें मिलते हैं, इसलिए इसको तांबे वाली जगह या ताम्रवती भी कहा जाता है। इस आहेड़ का कालक्रम है वो 2100 से लेके 1500 है। आहेड़ का सबसे पहले उत्खनन जो है 1953 में आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1954 से लेके 1956 जो है उसके बीच रतन चंद्र अग्रवाल और 1961 से 62 के बीच में HD सांकलिया जो है उन्होंने किया था और उत्खनन से आहेड़ जो संस्कृति है उसके 15 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। आहेड़ से 6 ताम्र मुद्राएं और 3 मुहर्रे, यूनानी भाषा के लेख और एक मुद्रा यानी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, रसोई घरों में सिलबट्टे, दूध काटने की चरखे, मिट्टी तथा तांबे की दीपक और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त होती है। तो क्या क्या प्राप्त हुए, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों आहेड़ से बेल की जो मूर्ति है यानी टेराकोटा बुल्स जो है वो और बनासियन बुल्स जो है वो भी हमें दी गई है। यहाँ से बेल की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मय मूर्ति, उसको बनासियन बुल के नाम से जाना जाता है। ये जो आहेड़ है उसमें दोस्तों अनाज रखने के बड़े जो मर्दभांड होते थे उन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और ओट कहा जाता था। ये अनाज रखने के जो मर्दभांड होते थे इनको भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आहेड़ से ही उपलब्ध है। HD सांकलिया के कथनानुसार आहेड़ में सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं परंतु तांबे के उपकरण जो है वो बहुत यातायात में मिले हैं। आहेड़ लोगों को धातु कर्म जो था उसका ज्ञान था और यहाँ पे तांबे का मुख्य रूप से प्रयोग जो है वो इस स्थल से आपका होता था। नेक्स्ट आता है राजस्थान के अंदर दोस्तों गिलुंद है। गिलुंद है वो आपका कहाँ पे है, वो राजसमंद जिले में है और ये बनास नदी के किनारे पे आपका स्थित। 1959 से 1960 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन हुआ था और ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग जो है वो पक्की हुई ईंटें का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। ताम्रपाषाण स्थल जहां मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। 1500 ईसा पूर्व में आसपास गिलुंद में कच्चे मकान भी बने हुए थे और हाड़ में लोग जो है वो पत्थर के मकानों में रहते थे। आहेड़ संस्कृति को का स्थानीय जो आहेड़ है वो गिलुंद जो है वो आहेड़ संस्कृति का स्थानीय
का स्थानीय केंद्र था। गिलुंद में एक प्रस्तर फलक जो उद्योग है वो शेष मिले हैं। तीसरा दोस्तों आता है बालाथल, और बालाथल जो है वो आर्य संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र था। बालाथल की खोज 1962 से 63 में आपकी वी.एन. मिश्र जो है वो करते हैं बालाथल की। और दोस्तों 1993-94 में यहाँ पे उत्खनन का कार्य है वो दोबारा से एन मिश्र जो है वो करते हैं। नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण संस्कृत जो आपका है ये केंद्र है ये बालाथल है। यहाँ से दुर्गनुमा भवन और कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण मिलता है। राजस्थान और मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृतियों में सांड की जो मूल्य मूर्तियां हैं वो आपकी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों गणेशपुरा और जोधपुरा, गणेश्वर और जोधपुरा जो संस्कृति है आपका ये कल्चर है, जो गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर है ये आपका 2800 से लेके और ये आपका दोस्तों 2800 से लेके और 2200 तक इसका माना जाता है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो है दोस्तों सीकर जिले के अंदर राजस्थान में पाई जाती है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पे 1977 में आपके उत्खनन किया था और गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो आपकी कौन सी मानी जाती है? तो गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी गई है। गणेश्वर का काल है 2800 से लेकर 2200 तथा गणेश्वर प्राक हड़प्पा काल का केंद्र रहा था। गणेश्वर जो है वो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसके अंदर तांबे की आपूर्ति इसी गणेश्वर और आपकी खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से की जाती थी। गणेश्वर में तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, छेनी ये सब मिले हैं और यहाँ के लोग जो है मुख्यतः शिकार करते थे और आंशिक रूप से कृषि भी करते थे। अब जोधपुरा संस्कृति की दोस्तों बात करें तो जोधपुरा संस्कृति जो है साबी नदी या साहिबी नदी के किनारे पे आपकी स्थित थी। राजस्थान में जोधपुरा जो है जयपुर और धोए भरतपुर जो है वो आपके काले और लाल मर्दफांड संस्कृति के बर्तन यहाँ पे मिले। तो जोधपुरा कहाँ पे आपके जयपुर के अंदर। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र की है दोस्तों 1400 से लेकर 700 तक इसका कालक्रम हुआ है वो आपका माना गया है और ये जोरवे संस्कृति जो है विदर्भ और तटीय कोकण को छोड़ के संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। इस पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण काल के संबंध में सबसे ज्यादा उत्खनन जो है वो आपके इसी जोरवे कल्चर के अंदर किए गए हैं, जोरवे संस्कृति के अंदर किए गए हैं। इसमें अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, देमाबाद, पुणे में आपके चंदौली, सोनगांव, इमाम गांव और नंदुरबार में प्रकाश तथा नासिक में जोरवे संस्कृति जो है वो आपके प्रमुख केंद्र स्थल माने जाते हैं। इसके अंदर आपकी जोरवे जो संस्कृति थी दोस्तों ये ग्रामीण प्रकार की संस्कृति थी और कई बस्तियां जो है वो देमाबाद और इमाम गांव है वो नगरीकरण की अवस्था उसमें पाई जाती है। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ जो है वो सवालदा संस्कृति से होता है और जो इसका प्रथम चरण कहलाती है। इस संस्कृति जो सवालदा जो संस्कृति थी दोस्तों इसका स्थल जो है ए.एस. सल्ली द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो सवालदा संस्कृति जो है उसको प्रकाश में लाने वाला कौन था? ए.एल. सल्ली था और सवालदा महाराष्ट्र के धुले जिले में मध्य तापी बेसिन में ही आपकी स्थित है। पाषाणीय संस्कृति में सबसे अधिक जो स्थल है दोस्तों कहाँ पे पाए गए हैं आपके? पाषाणीय जो संस्कृति है उसमें सबसे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्थल है वो कहाँ पे पाए गए हैं? आपके पश्चिमी महाराष्ट्र वहां से हुए और इसके जो है अगर मैं बात करूं चंदौली, सोनगांव, ईमान गांव ये सभी जो है आपके कहाँ पे? पुणे में। और सहायक जो है ये परवरा और इसकी सहायक नदियों के रूप में इसको जाना जाता है। इसका प्रथम प्रतिनिधि जो स्थल है ये माना गया है। तो ये आपकी क्या है? जोरवे संस्कृति है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका दायमाबाद। ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है वो क्या है आपका? दायमाबाद है जो 20 हेक्टेयर के करीब इसका माना जाता है। 1976 से लेके 79 में भारतीय जो पुरातत्व विभाग है यानी एएसआई है उसके निर्देशन में ए.एस. सल्ली ने इसका उत्खनन जो है देमाबाद का किया था और कहा जाता है इसमें पत्थर और चारों ओर आपकी दीवारें जो है वो इस देमाबाद में मिली है।
यहाँ पे तांबे को गला के काम में लिया जाता था और 3 प्रकार का बाजरा बाजरा यानी कोदो, कंगनी और ज्वार, मूंग, चना जो है वो पहली बार यहाँ से मिला है। यहाँ से हड्डी और आपके औजार, हड्डी के औजार है, भट्टी मिली है, तांबा पकाने के जो साक्ष्य है वो आपके यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे 48 कब्रगाहें मिली और 3 प्रकार के अलग जो समाधान की बात की थी, पूर्ण, आंशिक और जो गाड़ने के साक्ष्य है जो यहाँ से मिले हैं। दायमाबाद की जो है वहां से कांस्य वस्तुएं भारी संख्या में मिली है और कांस्य वस्तुएं जो है उसमें अगर आप बात करें तो नगद, सारथी, युक्त रथ और इसके साथ 2 जो सांड है उनके साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके अलावा हाथी और गेंडा जो है उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये काफी कुछ जो है वो आपके दायमाबाद से मिला है। दोस्तों इमाम गांव यानी ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इसको माना जाता है। ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और ये क्या है कि राजनीतिक संगठन की सरदार वाली जो व्यवस्था है यानी द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष भी मिले हैं, जिसमें हमने बात की थी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला जो है वो यहाँ से इमाम गांव में आपको दिखाई देता है। यानी द्विस्तरीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से दिखाई देती है, हमें इमाम गांव जो है वहां से दिखाई देती है। अब ये जो उत्खनन था इमाम गांव, इसमें एच.डी. सांकलिया जो है उसके नेतृत्व में और जे.डी. अंसारी के नेतृत्व में यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे गोलाकार गड्ढे वाले घर मिले हैं, सर्कुलर पिट जो है वो मिले और भट्टी यानी ओवन मिले। इमाम गांव का मुखिया जो है वो मकान और अन्नागार जो है वो यहाँ से मिला। इमाम गांव में वैश्य का आदमी मर्द भांडों को कुछ तांबों के साथ दफनाया जाता है। इमाम गांव में कुत्ते का मांस खाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये बात जो है कुल मिला के हमने इमाम गांव के बारे में की। अब दोस्तों देखिए कि ताम्र पाषाण युग जो था, हमने मुख्य रूप से आहड़, इमाम गांव, सबकी सवालदा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, सबकी बातें कर ली हम। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो आपकी ये संस्कृति जो थी ताम्रपाषाण संस्कृति, इस ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके चीजें हैं वो हमें दिखाई देती है। उन महत्वपूर्ण के बारे में हम बात करें तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो है वो आपकी क्या क्या महत्वपूर्ण जो है ताम्रपाषाण युग का विश्लेषण करते हैं। तो पहला तो इसके अंदर क्या आता है कि इस काल के अंदर आपका तांबे का बढ़ता प्रयोग मिलता है। तांबे का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो यहाँ पे मिलता है। तांबे के आपको टूल मिलेंगे, तांबे के मानव की आकृति मिलेगी, तांबे के औजार मिलेंगे, वो सब कहाँ पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे बात करें तो खासकर दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री जो है यानी प्रस्तर फलक उद्योग जो है वो पल्वित हुआ था। पत्थर की कुल्हाड़ी यानी स्टोन एक्स जो है वो यहाँ पे मिली है और ऐसे ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे वहां पे ये मिलती है। तो कुल मिला के इसमें तांबे का जो प्रभाव है, तांबे का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरा इसके अंदर दोस्तों मर्दभांड जो है वो किस प्रकार के मिलते हैं, यहाँ पे देखें तो मुख्य रूप से आपको काले और लाल जो है ब्लैक एंड रेड पोर्टी जो है बी आर जो है बी आर यानी ब्लैक रेड बेयर जो है BRW, वो यहाँ पे सारे के सारे जो मर्दफांड है दोस्तों मिले हैं। और ये जो मर्दफांड है इन पे कई बार चित्रकारी भी हमें दिखती है, चित्रित मर्दफांड भी यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोग जो है टोंटी वाले जलपान और कटोरे बनाते थे और यहाँ पे काले और लाल मर्दफांड जो है वो इस संस्कृति में माने जाते हैं। इसके साथ साथ चित्रित और अचित्रित मर्दफांड जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ टूंटीदार जो है वो चीजें मिलती है। साधारण आपको तस्तरियां यानी डिश ऑन स्टैंड जो है वो मिलती है कि कोई भी आपको तस्तरी मिलेगी तो उसके नीचे क्या होता था, स्टैंड होता था। टोंटीदार कलश आपको मिलेंगे, डंडीदार चस्क या प्याले जो स्टैंड कप है वो मिलेंगे, साधारण कटोरे आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो है वो टोंटीदार कटोरे पात्र मिलेंगे और कटोरे मिलेंगे। पशुपालन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान था, दक्षिणी पूर्वी जो आपका राजस्थान था और इसके साथ साथ MP जो है और महाराष्ट्र जो है, यहाँ से लोग जो है वो मवेशी पालने की जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। इसमें खेती भी करते थे, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस और ये सब मिलते थे और हिरण का शिकार करते थे।
ऊंट के जो साक्ष्य है वो दोस्तों यहाँ से मिले हैं, लेकिन घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। घोड़े से क्या था, ये लोग आपके परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे व जंगली अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस यानी सुअर का मांस तो अवश्य खाते थे, यानी गोमांस और सुअर का मांस यहाँ पे लोग जो है वो खाते थे। यहाँ पे सुअर का मांस जो है वो अधिक नहीं खाया जाता था, बल्कि गो मांस जो है वो आपका अधिक खाया जाता था। तो ये कुछ पशुपालन से संबंधित हमने बातें की। अब कृषि पे आ जाते हैं कि कृषि यहाँ पे किस तरह की थी। दोस्तों लोग बारी बारी से खरीफ और रबी दोनों फसलों को उगाते थे, और दोनों फसलें जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे गेहूं और जो है वो मालवा में उसकी खेती होती थी। चावल जो है वो ईमान गांव और आहर में खुदाई स्थलों से पाया गया। इसके अलावा लोग ज्वार और बाजरा जो है उसको भी उगाते थे। कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर, काले चने ये भी यहाँ पे उगाए जाते थे। और कहते हैं कि दलहन और मटर भी यहाँ पे पैदा होती। दक्कन की जो काली मिट्टी थी दोस्तों, इसमें कपास की पैदावार होती थी। नेवासा, यहाँ से रेशम का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। अगर दक्कन की बात करें तो दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती भी होती थी। दोस्तों भवन निर्माण की बात करें तो यहाँ पे आपकी छोटी छोटी बस्तियां होती थी। भवन निर्माण जो है वो छोटी छोटी बस्तियां होती थी। जैसे आहर और गिलूंद जो है वो उसका क्षेत्रफल लगभग 4 हेक्टेयर था। और ताम्र पाषाण युग के लोग जो है पक्की ईंटों का प्रयोग जो है उससे परिचित नहीं थे। ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण कल्चर था, इसीलिए इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है वो आपका किया जाता था। यहाँ पे मिट्टी जो है उसको थोप के घर बनाए जाते थे। यहाँ पे जो है छप्पर जो है वो उस तरह के होते थे, लेकिन हाहर के लोग जो है वो पत्थर के पक्के पत्थर से बने हुए घरों में आपके रहते थे, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। कला और शिल्पकारी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत अधिक तथ्य जो है शिल्प और कला के बारे में ज्ञात है। यहाँ के लोग शिल्प कला में दक्ष थे। यहाँ पे तांबे के और इसके साथ साथ पत्थर जो है उस पे और हथियार और कंकड़ जो है वो मिलते हैं। कार्निल, स्टेटाइल और क्वार्टर और क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थर या मनकों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। लोग जो है वो कताई, बुनाई और चरखे आदि को भी जानते थे। यहाँ पे लोग जो है वो वस्त्र निर्माण से आपके क्या थे उससे सुपरिचित थे। शव की दोस्तों बात करें तो शव में यहाँ पे मुख्य रूप से 3 बातें हमने देखी थी कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और गाड़ने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग आपके कब्रिस्तान, जैसे R37 पाया गया था, H पाया गया था, उस तरह के समाधान जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे तांबे की बनी हुई जो मूर्ति थी वो उसका प्रयोग करते थे। और दोस्तों वर्षभ जो मूर्तिका है बुल टेराकोट से वो मिलती है। और व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य भी करते थे, जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता था। गिलुंद जो है, रंगपुर है, दायबाबाद है, ईमान गांव जैसी बड़ी बड़ी बस्तियां जो है वो व्यापार और वस्तु विनिमय जो था उसकी प्रमुख आपकी मंडियां थी। यहाँ पे तांबे के स्रोत जैसे खानों के पास में बसे हुए थे। इसी प्रकार से धार्मिक विश्वास की बात करें कि धर्म से संबंधित कैसा था, तो यहाँ पे दोस्तों वर्षभ की पूजा यानी बेल की पूजा की जाती थी। इसके अलावा मातर देवी की पूजा भी यहाँ से की जाती थी। मातर देवी की पूजा करने के साक्ष्य जो है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्ट और रीतिबद्ध जो है स्टाइलिश लिंग और अधिकांश पूरा स्थलों में पाए गए हैं। प्रकृतिवादी लिंग जो है समझते मनोती के चढ़ावे के रूप में होते थे, लेकिन छोटे रीतिबद्ध लिंग शायद गर्दन के चारों ओर लटकाए जाते थे, जैसा कि आज भी लिंगायत पंथ के लोग जो है वो लटकाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात करें तो इसमें मगरमच्छ की आकृति जो है वो मिलती है। पूजा स्थल जो है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, पूजा स्थल भी मिलते हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग होता था। तांबे को गलाने की विधि जो है या तांबे को गलाने के जो आपको स्थल है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे छेनी या कुल्हाड़ी, मन के कांटे जो है वो मिलते हैं। राजस्थान खेतड़ी जो है वो हम पे तांबे की खाने होती थी। सोने के आभूषण यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। केवल जोरवे जो संस्कृति है, जोरवे जो कल्चर है उसी के अंदर आपके थोड़े बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे आभूषण की दृष्टि से प्रभास तो जो स्थल है, प्रभास नाम से जो स्थल है आपका, वहीं पे पाए जाते हैं।
ताम्रपाषाण संस्कृति जो है उसका पतन क्यों होता है दोस्तों? ताम्रपाषाण संस्कृति जो है वो ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में फली फूली और बाद में कायथा, प्रभास, आहड़, बालाथल, प्रकाश, नेवासा जैसी बहुत सी बस्तियां जो है उजड़ गई, लेकिन आगे चलकर 4 से 6 शताब्दियों के बाद फिर से बस गई। एक बार क्या हुआ, आपकी बस्ती उजड़ी और फिर आपकी बस गई। ऐसा समझा जाता है कि ये संस्कृतियां जो है वो वर्षा की कमी या बार बार सूखा पड़ने के कारण उजड़ गई थी, और बिना वर्षा के खेती और समुदायों का जीवन जो है वो दुभर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो संस्कृति थी वो क्या थी दोस्तों, ग्रामीण संस्कृति थी, और इसीलिए ये क्या हो गई, बार बार आप उजड़ गई और बाद में बस गई थी। तो ये इसके पतन का मुख्य रीजन था। ये कुछ हमने ताम्रपाषाण संस्कृति जो है उसके आपको चित्र दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए, ताम्र युग की पूजनीय मानव जो आकृतियां है जो भारत कला भवन काशी में पाई गई, इस प्रकार की मानव जो है आकृतियां आपको मिलती थी। इस प्रकार की मानव आकृति है वो आपको मिलती है, ये पूजने योग्य थी। ये आपको पूरा का पूरा जो है वो एक तांबे का साक्ष्य मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो है ये आपके तांबे के कुछ जो खाने वाले जो खाने के लिए यूज में आने वाले कुछ जो साक्ष्य है वो है, कुछ आपके हथियारों के रूप में। ये जो है ये फ्लेट सेल्ट है आपका, ये जो है शोल्डर्ड सेल्ट है, ये बार सेल्ट है, ये रिंग सेल्ट है, ये हार्पून जो है ये एक हथियार है, शिकार आदि के काम आता था मछली पकड़ने। ये एंटीनी सोल्ड है, ये एथ्रोपोर्मिक जो फिगर है, जो मानव आकृति है वो है। तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी दोस्तों उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, जिसमें हमने जाना कि ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है, उसको ताम्रपाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है, ताम्रपाषाण संस्कृति के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है, ताम्रपाषाण संस्कृति में कला कैसी थी, शिल्प कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, उसमें धर्म कैसा था, उसके लोग जो है वो किस प्रकार से रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी, और ताम्रपाषाण जो संस्कृति है उसका लास्ट में जाके आपका पतन क्यों हुआ। ये चीजें हमने आज के इस लेक्चर में जानी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।